हेलो एवरीवन, आई एम क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी थर्ड यूनिट। एज यू नो, हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम थर्ड यूनिट का जो है 5th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा हमारी बचपन की यादें उनसे इस तरह से जुड़ी हैं कि हम उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। बाल दिवस उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए पंडित नेहरू जी को हम जानते हैं। इसके अलावा जो पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका जो योगदान है भारत की गुलामी के बाद, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो आर्थिक तौर पर उतना अच्छी स्थिति नहीं थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा योगदान तो जवाहरलाल नेहरू का यही है कि उन्होंने एक आधुनिक भारत का जो सपना देखा था, उसकी नींव रखने में एक बहुत बड़ा हाथ निभाया। चाहे वो इंडस्ट्रीज़ को लेकर आना हो, चाहे विदेश नीति के द्वारा अन्य देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक, सामरिक हर तरह के रिलेशंस को मजबूत करना हो। तो ये जवाहरलाल नेहरू के कुछ ऐसे बेसिक जो है काम थे जो उन्होंने अपने जीवन काल में किए। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो उनका जीवन इतिहास के बारे में है। जो जीवन परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं, उनका आरंभिक जीवन कैसा था, उनकी शिक्षा कैसी थी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता चलेगा कुछ और भी कि उनके ऊपर किन किन विचारों से वो प्रभावित हुए, उनका परिवार पृष्ठभूमि कैसी थी, उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से फेज देखे, चरण देखे, जिनमें हम जो है उनके जीवन इतिहास को या लाइफ हिस्ट्री को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले करते हैं बात अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की। तो उनका जो जन्म है 14 नवंबर 1889 को हुआ था इलाहाबाद में। लेकिन वो एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। अब आप कहेंगे कि इलाहाबाद में जन्म हुआ था लेकिन कश्मीरी ब्राह्मण थे, ये कैसे कनेक्ट होता है? तो देखिए, उनके जो पूर्वज हैं वो कश्मीर से दिल्ली आए थे और उनके जो पिता थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे, वकालत करते थे। तो इसीलिए उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा, तो वहीं पर उनका जो है जन्म हुआ था। और इसके अलावा जो उनके पिता जो है मोतीलाल नेहरू, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन रहे हैं अपने टाइम के, स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर रहे, कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और भारतीय स्वतंत्रता में समय समय पर उन्होंने बहुत से योगदान दिए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो माहौल है वो उन्हें अपने पिता से ही मिलना शुरू हो गया था भारतीय स्वतंत्रता को लेकर। उनकी जो माता है वो स्वरूप रानी उनका नाम था, जो कि बहुत ही धार्मिक महिला थी। तो उनका जो जीवन है अगर देखा जाए तो दो चीज़ों से के मिश्रण से उनका जो वातावरण है वो बना हुआ था। एक तो अपने माता से उन्होंने सीखा धर्मपरायण भारतीय संस्कृति के बारे में, और दूसरा उन्होंने अपने पिता से सीखा जो कि पाश्चात्य वैज्ञानिक सोच को रखते थे। पाश्चात्य यानी पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा अडोप्ट करते थे, साइंटिफिक सोच वो रखते थे। तो इस मिश्रित वातावरण में नेहरू जी का जन्म हुआ। और अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई। जो उनके पिता है वो एक समृद्ध फैमिली से आते थे, अमीर फैमिली से आते थे, और वकील भी थे जो जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जो शिक्षा है वो घर से ही शुरू की, और उन्हें बचपन से ही एक अंग्रेज शिक्षक पढ़ाने आते थे उनके घर पर, जिससे उन्होंने अनुशासन में रहना, समय पर काम करना, ये सारी शिक्षाएं ली। और ये शिक्षाएं जो है जीवन भर चली, इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री में भी बहुत बार अपने अंग्रेजी शिक्षक का जिक्र किया है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो बहुत पढ़े, तो इसीलिए उन्होंने उनको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भेजा। जब वो 14 वर्ष के ही थे तो तकरीबन 1905 में जैसे उनके घर पर प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो गई तो उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था 14 वर्ष की आयु में। और वहाँ हैरो पब्लिक स्कूल था, बहुत फेमस स्कूल था, उसमें उन्हें भर्ती करवाया। 2 साल तक वो वहाँ पर पढ़े। फिर कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया। वहाँ से उन्होंने जैसे ही अपना बीए कंप्लीट किया तो उसके बाद 1910 में जो है वो कैम्ब्रिज छोड़कर वकीलों की एक एसोसिएशन थी, इनर टेम्पल, एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है ये, तो उस इनर टेम्पल में दाखिला उन्होंने ले लिया। वहाँ उन्होंने 2 साल बिताए, पढ़ाई की, वकालत की, और एक वकील बनकर 1912 में जो है वो भारत आ गए। और जैसे ही यहाँ पर आते हैं, नेहरू जी ने पूरे 7 वर्ष बिताए थे इंग्लैंड में, और जैसे वो यहाँ पर आते हैं तो
यहाँ पर जो है उनका विवाह कर दिया जाता है कमला कोल नाम की महिला से, जो कि बहुत ही कर्तव्यपरायण महिला रही थी। 1917 में ही जो है शादी के ठीक 1 साल बाद उनको एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रियदर्शनी, और आगे जाकर जो इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भारत की एक आयरन लेडी के तौर पर जानी गई। अब उनके अगर राजनीतिक वातावरण, एंट्री इनटू पॉलिटिक्स की बात करें कि कैसे वो राजनीति में आए, तो जवाहरलाल नेहरू का जो राजनीतिक वातावरण था वो उन्हें विरासत में ही अपने पिता से मिला। मोतीलाल नेहरू जो उनके पिता थे, उन्होंने एक आनंद भवन जहाँ पर भारत की आज़ादी से संबंधित योजनाएं बनाई जाती थी उसका निर्माण किया था। तो वहाँ पर वो अपने पिता के साथ आते जाते रहते थे, राजनीतिक गतिविधियों को देखते रहते थे। तो इस तरह से उन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता के आज़ादी में या राजनीति में इस तरह से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। 1912 के ही अंत में उन्हें, जैसे वो भारत आए थे तो उन्हें एक 1912 में मौका मिला पटना में एक बांकीपुर अधिवेशन कांग्रेस का जलसा हुआ था उसमें शामिल होने का। तो पहली बार उसमें वो शामिल हुए और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे एक महान नेता से भी मिले जिनसे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। लेकिन फिर भी हम जवाहरलाल नेहरू का जो जीवन चक्र है उसको हम 3 चरणों में बांटेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। अब हम बात करते हैं उनके जीवन के प्रथम चरण की। अगर ये प्रथम चरण की मैं बात करूं तो इसमें इनका ज़्यादातर काम जो है इनके बचपन से लेकर इनकी पढ़ाई तक के दौरान का या थोड़ा सा इनिशियल काम इनका रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है वो मजलिस के सदस्य बने जब ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे। ज़्यादातर देखिए प्रथम चरण में वो इश्यूज हैं जो वो इंग्लैंड में रहते या इनिशियल स्टेज जब भारत में आए तब उन्होंने देखे। कांग्रेस पूरी तरह से राजनीति में आए भी नहीं थे, जो उन्होंने देखा वो इसमें बताया गया उनके फर्स्ट फेज में। तो कंक्रीट काम नहीं उनका मिलेगा, वो आपको सेकेंड और थर्ड फेज में मिलेगा। तो जैसे अभी मैंने मजलिस की बात की, मेंबर ऑफ मजलिस थे, ये एक इंग्लैंड में एक संस्था थी। तो ये संस्था जब ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे तभी ये इस संस्था के सदस्य बन गए थे और इसका काम था कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां हैं उनके संबंध में विचार विमर्श करना, जो ब्रिटिश सरकार की जो अन्यायपूर्ण नीतियां हैं उनके प्रति भारतीयों को जागृत करवाना। तो ये सब गतिविधियों में वो सक्रिय तौर पर भाग लेने लगे। दूसरा है कांग्रेस के कार्यक्रम में विश्वास। यहाँ देखिए उनके पिता कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस संस्था में भी विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि कांग्रेस के माध्यम से ही जो है संपूर्ण भारत को एक मंच पर एकत्रित किया जा सकता है। तो कांग्रेस जस्ट कुछ लोगों की संस्था नहीं, ये एक देश की संस्था है, देशव्यापी संस्था है। फिर अगर तीसरे पॉइंट की बात करें हम तो गर्म दल के नेताओं के प्रति निष्ठा। देखिए वैसे तो कांग्रेस के जो है प्रारंभिक जो नेता थे वो ज़्यादातर नरम दल के थे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉडरेट या नरम दल क्या है, लास्ट ईयर आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस टाइम युवा थे, विद्यार्थी के तौर पे थे, तो गर्म दल से अधिक प्रभावित थे। अगर आपको लास्ट टाइम का याद हो तो 1907 में जो है कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी, एक नरम दल और एक गर्म दल। गर्म दल में लाल बाल पाल होते थे और नरम दल में दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू जैसे लोग हुआ करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू युवा थे तो इसलिए उनका जो निष्ठा थी वो गर्म दल के नेताओं लाल बाल पाल में बहुत अधिक बढ़ गई थी। उन्हीं के साधनों को वो उचित मानते थे। और तिलक के नेतृत्व में गर्म दल वालों ने राष्ट्रीय आंदोलन को जो लोकप्रिय बनाया था उसके साथ उनकी पूरी हमदर्दी थी। तो इस तरह से वो कांग्रेस में भी विश्वास रखते थे और कांग्रेस के खास तौर पर गर्म दल में उनका बहुत अधिक विश्वास था। फिर अगर हम लखनऊ अधिवेशन की बात करें जो 1916 में हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, 1916 में हुआ। ये कांग्रेस का एक अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि आपको याद हो लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 भागों में बंट गई थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग बन गई थी उसके अंदर से। तो 1916 में क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आ गई। इसकी यही नहीं हुआ, मुसलमान और जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है वो एक साथ नहीं आए, बल्कि नरम दल और गर्म दल है वो भी इसमें शामिल हो गए, वो भी एक साथ आ गए। तो ये 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं 1916 के अधिवेशन की। एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था और ये प्रथम बार उसी अधिवेशन में गांधी जी से मिले। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू पहली बार किस अधिवेशन में गांधी जी से मिले, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो वहाँ पर वो गांधी जी से जब मिले तो बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनसे निकट भी आए। तो वहाँ पर उनका जो है नरम दल के प्रति और अधिक जो है विश्वास बढ़ गया। फिर आते हैं असहयोग आंदोलन में प्रथम जेल यात्रा। तो कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है उन्होंने पहली बार जेल यात्रा कब की, तो असहयोग आंदोलन के दौरान की। 1920 में आपको पता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें भारतीयों को अंग्रेजों को किसी भी तरह के सहयोग न देने की उन्होंने अपील की थी। तो इसको सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं नेहरू जी और इस आंदोलन में ज़बरदस्त जो है सक्रियता दिखाते हैं। और इसी वजह से 2 दिसंबर 1921 में जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता जो है मोतीलाल नेहरू, उनको पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया जाता है अपने पिता के साथ और जेल भेज दिया जाता है। जेल में उन्हें पता चलता है कि फरवरी 1922 में गोरखपुर के जो चोरा चोरी नामक स्थान पे हिंसक घटना हो गई थी और गांधी जी ने अचानक से यह असहयोग आंदोलन इस हिंसक घटना की वजह से ले लिया था। इससे वो बड़े ही परेशान हुए और उन्होंने गांधी जी की कड़ी आलोचना की कि उन्हें इतने पीक मोमेंट पर यह असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। तो यहाँ पर दिखता है कि वो गांधी जी के से प्रभावित भी थे, लेकिन गांधी जी से वो यहाँ पर असहमत भी दिखाई देते हैं, आलोचना भी करते हैं। फिर आते एक विचारधारा में ना बंधे रहना। देखिए नेहरू जी एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थे, बुद्धिजीवी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्होंने राष्ट्रवाद को पढ़ा, पूंजीवाद, साम्यवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, फैबियनवाद, फासीवाद, बहुत सारी विचारधाराओं को पढ़ा, निकट से देखा, अलग अलग देशों में घूमकर देखा। तो उन्हें कोई एक विचारधारा बांध ना सकी, एक विचारधारा से वो संतुष्ट ना हो सके। फिर उसके बाद इसी दौरान जो है उनकी थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो यूरोप चले जाते हैं। तो ये उनका यहाँ पर जो है फर्स्ट फेज़ हम बता रहे हमने डिस्कस किया। अब हम सेकंड फेज़ पर आते हैं। यूरोप से वापसी के बाद इस काल में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। जैसे इनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, ये सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर देते हैं भारतीय राजनीति में, कई विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। ये वास्तव में जो सेकंड फेज है उनके जीवन का एक संक्रमण काल कहा जाता है। इसमें देखिए वो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले साइमन आयोग का विरोध करते हैं। 1927 में जो आया था, लास्ट सेम में हमने लाल लाजपत राय पढ़ा था, उसमें साइमन आयोग के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। आप फिर से लाल लाजपत राय वाली वीडियोज़ देखें और कोशिश करें कि पता लगाएं कि क्यों। मुझे पता ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, तो यहाँ मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। आप फिर से वो प्रीवियस वीडियोज़ देखिए और उसमें पता लगाएं कि साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया था। और कमेंट सेक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं कि क्यों विरोध हुआ था आखिरकार। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी साइमन आयोग का विरोध किया और लखनऊ में थे जहां जब इन्होंने विरोध किया। तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कहाँ पर विरोध किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा साइमन आयोग का, तो लखनऊ में किया गया था। ठीक है, अलग अलग जगह पर हुआ रहा था। जैसे लाल लाजपत राय पंजाब में विरोध कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है लखनऊ में इसका विरोध करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में इस समय निकटता आ जाती है। दोनों हम उम्र से हैं, एक्टिव हैं, युवा हैं। खासतौर पे जब 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक वाम पक्ष तेजी से प्रकट हुआ। वाम पक्ष मतलब वो पक्ष जो कि थोड़ा क्रांतिकारी विचारों वाला था, जो कि जल्द से जल्द देश में समाजवाद लेकर आना चाह रहा था, चाहे हिंसक माध्यम से ही क्यों ना हो, देश में समानता हो, गुलामी से दूर हो जाए। इसी अधिवेशन में दो प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू और बंगाल में जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, वो मिलते हैं। और इन दोनों नेताओं का मानना था कि कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के कार्यक्रम को अपने प्रस्ताव में शामिल कर ले, यानी कि ये मान ले कि भारत को जल्द ही स्वाधीनता देनी और इसकी घोषणा कर दे। तो इसका वो समर्थन करते थे, जबकि अन्य नेताओं ने इस बात का विरोध किया था। अंत में गांधी जी के बीच में पड़ने से दोनों पक्षों में समझौता हुआ। जो पुराने मेंबर्स हैं उसमें और जवाहरलाल और सुभाष चंद्र बोस हैं उनमें और कांग्रेस ने पूर्ण संवैधानिकता के जो लक्ष्य है उसको स्वीकार नहीं किया। इस बात से दोनों ही जो है थोड़े से परेशान भी थे, लेकिन अपने समाजवादी विचारों की एक जैसी बात होने की वजह से नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो आपस में काफ़ी घनिष्ठ हो गए थे। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है लाहौर अधिवेशन 1929। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के जीवन का एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है ये वाला पॉइंट।
तो ये जो लाहौर अधिवेशन है ये सबसे पहले याद रखना है 30 दिसंबर 1929 को हुआ था और रावी नदी के तट पर ये सम्मेलन जो है किया गया था। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव रखा। तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव कब रखा गया, किस अधिवेशन में रखा गया, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर भारत की आज़ादी का झंडा भी फहराया गया। हालांकि अब हमारे झंडे में के बीच में अशोक चक्र है, लेकिन उस टाइम गांधी जी का चरखा था, तो इस तरह का झंडा फहराया गया था और ये बताया गया, ये जाहिर किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी 1930 को हम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जो कि पूरे देश में इस बात का स्वागत हुआ और जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े लोकप्रिय नेता बन गए इसके बाद। और आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी आज तक हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है ये दिन। फिर आते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का प्रभाव। देखिए, जब वो यूरोप की यात्रा पर के दौरान थे तो वो मॉस्को भी गए, रूस की राजधानी है मॉस्को, वहाँ पर गए। और आपको जैसे पता ही होगा कि रूस में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी और ये जो रेवोल्यूशन थी, ये जो क्रांति थी, ये कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी, मार्क्सवादियों के विचारों से प्रभावित थी, जिसे कम्युनिस्ट भी कहा जाता है और हिंदी में साम्यवादी कहते हैं। तो ये साम्यवादी व्यवस्था का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और वो उन्होंने देखा कि यहाँ का जो साम्यवाद है, समाजवाद है, वो वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। तो वो जो है अपने 1936 में जो जिसके वो अध्यक्ष भी थे लखनऊ अधिवेशन के, उसमें वो भाषण देते हुए अपने इन विचारों को प्रकट भी करते हैं कि हमें जो समाजवाद है वो जो है मार्क्सवादी विचार वालों समाजवाद की जरूरत है इस देश को। फिर 5वें पॉइंट पे आते हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद की तरफ मुड़ना। नेशनल राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद बहुत बार डिस्कस किया है मैंने। तो अंतर्राष्ट्रीयवाद पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने की बात कहता है। पहले तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवादी थे जो सिर्फ अपने राष्ट्र तक ही सीमित रखते थे अपनी सोच, परंतु गांधी जी से जब वो मिले तो अंतर्राष्ट्रीयवादी बन गए। और जो हमने 3rd चैप्टर किया है गांधी जी, उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी गांधी जी के विचार पढ़े हैं, तो एक बार आप फिर से उस वीडियो को देखकर उसे जान सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीयवादी संबंध जो हमने गांधी जी से मिले थे, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उनका ये मानना था कि पूरे विश्व को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तभी ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जैसी बुराइयों को काबू में लाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 में जब 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ था तो भारतीय नेताओं से बिना सलाह मशवरे के ही अंग्रेजों ने भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया और इस आग में झोंक दिया। तो इसके विरोध में जो है कांग्रेस में बड़े पैमाने पर सत्याग्रह चलाया गया और इस सत्याग्रह में जो गिरफ्तारी देने वाले थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो दूसरे सत्याग्रही कहलाए, दूसरे नंबर पे। देखिए, ये जो सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने चलाया गया था और उसमें अपॉइंट किया गया था उन्होंने सत्याग्रही कौन कौन होंगे। तो पहला सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू कहलाए। तो ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, पहले सत्याग्रही कौन थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना और ये लिखना भी है आपको। फिर आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता है 1942 में हुआ था ये आंदोलन और ये जो गांधी जी ने एक प्रस्ताव किया था वर्धा बैठक के दौरान कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, और वो किया उन्होंने। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन में ये पास हुआ। इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और करो या मरो का नारा इसमें दिया और गांधी जी के साथ साथ नेहरू जी ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, अपनी गिरफ्तारी दी और 3 वर्ष तक वो जेल में भी रहे और 1945 को वो रिहा हुए थे जेल से। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर हम थर्ड फेज़ की बात करते हैं। ये जो फेज़ है उनका स्वाधीनता के बाद का काल है, भारत जब आज़ाद हो जाता है उसके बाद का काल है। सबसे पहले मंत्रिमंडल का गठन करना। आपको पता होगा कि एक आज़ादी से पहले ही जो उस समय लॉर्ड वेवल हुआ करते थे, उन्होंने एक अंतरिम सरकार बना दी थी, यानी कि अस्थायी तौर पर सरकार बना दी थी कि आज़ादी जब तक मिल नहीं जाती तब तक ये सरकार काम करेगी और उसका जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। तो लॉर्ड वेवल के निमंत्रण पर 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसमें मुस्लिम लीग हालांकि भाग नहीं लेती, लेकिन मंत्रिमंडल में वो 14 सदस्य बनाते हैं, जिसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5, सिख और भारतीय ईसाई पारसी समुदाय का एक सदस्य होता है। मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे तो कांग्रेस वालों को इसमें शामिल कर लिया था। तो इस तरह से जो है
उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया जो उनके साथ देश की आज़ादी के बाद किस तरह से हमारा भारत बनेगा, क्या ड्राफ्ट होगा उसको बनाने का, काम करने का, उसके ऊपर सभी ने मिलकर जो है मंत्रिमंडल में रहकर काम किया। फिर आती है संविधान सभा का गठन और भारत की स्वतंत्रता। संविधान, भारत की आज़ादी के बाद संविधान बनाने की जो बात थी, संविधान लागू करने की बात थी, वो सारा जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में किया गया कि संविधान सभा बनाई जाए, उसका चुनाव किया जाए। इन चुनावों में जो है कांग्रेस को भारी सफलता मिली। इन चुनावों के बाद जो है स्वतंत्र भारत के भावी संविधान का निर्माण किया जाना था। मुस्लिम लीग को भी इन चुनाव में भारी सफलता मिली थी, परंतु संविधान सभा का उन्होंने विरोध किया था और उसमें शामिल नहीं हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये आप फर्स्ट सेम में भी पढ़ चुके हैं। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर भारत का भावी संविधान बनाया जाना था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान बनाने में जो है जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था। और जो भारत 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का गरिमा में पद भी दिया गया और महान उत्तरदायित्व का उन्होंने इस पर जो है शपथ भी ली। तो एक थर्ड पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले प्रधानमंत्री थे जो 1946 से लेकर 1964 तक रहे, अपनी मृत्यु तक। इसमें उन्होंने देश के विकास के लिए सहकारी कृषि, पंचायती राज, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग में दृढ़ विश्वास जैसे मुद्दों को उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, रंगभेद, उपनिवेशवाद के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। तो वो भारत के कुल मिलाकर एक महान प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। फिर लास्ट जर्नी ऑफ दिस ग्रेट सोल, जवाहरलाल नेहरू 1929 से 1964 तक लगातार 35 वर्ष तक देश के जननायक के तौर पर, देश के नेता के तौर पर रहे और देश के नवनिर्माण में ये लगे रहे। इन्होंने खूब परिश्रम किया। लेकिन 27 मई 1964 को जो है दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो जाता है और ये महान व्यक्ति जो है हमसे विदा ले लेता है, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र और स्वतंत्रता में आम भारतीयों का भी गहरा विश्वास जगाया। अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका जैसे जो पिछड़े हुए महाद्वीप थे उनमें मुक्ति आंदोलन चलाए, पूरे विश्व के लिए सहानुभूति और समर्थन का भाव रखते थे। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने एक आधुनिकता के साथ साथ एक सामंजस्यपूर्ण जीवन लाने का प्रयास किया। तो इस तरह से जो है हमारे ये पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनके जो है डेफिनेशंस, ये 2 डेफिनेशन आप जरूर याद रखेंगे। वी जयशंकर के अनुसार नेहरू लोकतांत्रिक समाजवादी होने के साथ साथ ही विश्व शांति के अग्रदूत भी थे। पंचशील और गुटनिरपेक्षता व चीन से 50 वर्षीय मैत्री संधि इसके जीते जागते उदाहरण है। ये आपको जरूर लिखना है। उसमें डेफिनेशंस में जेपी नारायण का भी डेफिनेशंस आपको जरूर लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी बुक्स, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। आपके MCQ में तो आनी ही है ये। इसके अलावा लाइफ टाइम कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें जरूर आएगी, तो उसको भी ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। ये पूरी लाइफ हिस्ट्री मैंने आपको बताई हूँ उनकी, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू।